हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यूज स्कॉलर। ये पार्ट 2 है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, तो आप वो देख सकते हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुली उसमें समझाया गया है कि कैसे सारा सिस्टम हुआ और कैसे चीज़ें प्रोग्रेस हुई, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमने पिछली वीडियो में वोटिंग तक किया हुआ था कि इलेक्शन हुआ और कांग्रेस को लगभग 208 सीटें मिली हुई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट जो मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट मीटिंग हुई लगभग 9 दिसंबर 1946। ये डेट आपने याद रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है, और क्योंकि अब पहली मीटिंग है तो भाई चेयरमैन कौन बनेगा। तो इस दिन जो फ्रेंच एक प्रैक्टिस है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं एज में, उन्हें मेंबर बनाया जाता है। तो उस समय सबसे सीनियर मोस्ट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये बने चेयरमैन, एक तरीके से टेम्परेरी चेयरमैन ये बने। फिर 11 तारीख को 11 दिसंबर को इलेक्शन ही हो गया, तो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, और दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। एक थे H.C. मुखर्जी और एक थे V.T. कृष्णमाचारी। तो ये दो वाइस प्रेसिडेंट्स चुने गए। फिर उसके बाद लगभग 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। तो चलिए मैं एक और बात यहाँ पे है, जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैसा सिस्टम है, कहीं कुछ और दिखा है। तो देखिए क्या हुआ कि जो कैबिनेट मिशन है उसके तहत ही एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। इसका काम था कि हाँ भाई कौन कौन सी कमेटीज बनेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कौन कौन सी कमेटीज बनेंगी, कितनी कमेटीज बनेंगी, क्या प्रोसीजर होगा, इन सब के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। एक्सपर्ट कमेटी ने सारी चीज़ें देखी, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने ही बनाया था, उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप इंस्पिरेशन टाइप का लेके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू जी ने पेश किया वो आया कि हाँ भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या हम देख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को थोड़ा और मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बना दिया गया। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या क्या था भाई, तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया इसमें बेसिक बातें थी कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये भारत को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक सोवरेन बनाएगी। जो ब्रिटिश इंडिया में जो भी अभी टेरिटरीज हैं वो, और जो बाहर से आएंगी वो, उनको मिलके भारत बनाया जाएगा। ये जो बॉडीज़ हैं जैसे स्टेट्स हैं, ये जो यूनिट्स हैं, इनके पास भी पावर होगी, एक्सेप्ट वो पावर जो सेंटर के पास है। मतलब सेंटर के पास पावर होगी और सेंटर के पास जो पावर है उसके अलावा इनके पास भी पावर होगी। यहाँ के जो लोग हैं उनको जस्टिस मिलेगा, राइट्स इक्वालिटी मिलेंगे, माइनॉरिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी बाउंड्री को हम एक सिविलाइज्ड नेशन की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके साथ ये भी कहा गया कि वर्ल्ड पीस में अगर हम कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो हम करेंगे। तो मेन बातें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी वो कही गई। 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और फिर काम आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद पता ही है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947। तो अब इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि हाँ भाई ऑफिशियली या कह सकते हैं फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट होगी या सोवरेन होगी, क्योंकि इससे पहले भी ये इंडिपेंडेंट ही थी, सोवरेन एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही थी, लेकिन हाँ अब ऑफिशियली हो गई। दूसरा ये हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये कहा गया कि ये
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम तो करेंगे ही, और इसके साथ ही प्रोविजनल पार्लियामेंट कह सकते हैं, प्रोविजनल लेजिस्लेचर का भी काम करेगी। मतलब पार्लियामेंट आप कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर टेम्पोररी तौर पे या फिर मौके पे आपको कुछ लॉ बनाना है तो वो भी यही बनाएगा, यही बॉडी बनाएगी। और लगभग फर्स्ट मीटिंग इसकी 17 नवंबर 1947 को हुआ, और यहाँ पे ही इसके स्पीकर प्रोविजनल लेजिस्लेचर के जो प्रेसिडेंट थे, या कह सकते हैं सॉरी स्पीकर थे, वो चुने गए कौन, जीवी मावलंकर, ठीक है, इनको चुना गया स्पीकर। और इसके साथ ही इस एक्ट में ये कहा गया कि जो एरिया अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है, उस एरिया जो भी मेंबर आए थे अब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहेंगे, वो भाई अब पाकिस्तान के मेंबर रहेंगे। तो पहले कितने सीट्स थी, लगभग 389, अब घट के होगी 299, 90 सीटें घट गई यहाँ पे। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इम्पैक्ट डाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। अब इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है सारा जो हम देख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको बनाने में लगभग 64 लाख का उस टाइम पे खर्चा आया था। लगभग 100 से अधिक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। और जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग तिरंगा, उसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया कि हाँ भाई ये हमारा तिरंगा होगा। 24 जनवरी 1950 में नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, और इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये बेसिक बातें थी। अब देखिए एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप हम बात शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है। 7 मेंबर्स थे, कौन कौन, अब याद कर लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, सैयद मोहम्मद शादुल्ला और के एम मुंशी। ये 7 मेंबर की बॉडी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मेन काम था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, जिसको चेयर कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो अब यहाँ पे ये भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो एडवाइज़र थे वो थे BN राव। और आपने ये समझना होगा कि देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त को बना है, ठीक है। आप समझ लीजिए कितना 7-8 महीने का गैप है। तो इस दौरान ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ काम नहीं कर रही थी, कमेटीज़ बन चुकी थी, कमेटीज़ के रिकमेंडेशन पे डिसीजन लिए जा रहे थे। तो जो BN राव जी हैं उन्होंने क्या किया कि इन कमेटीज़ के जो रिकमेंडेशन पे जो डिसीजन लिए गए उन सभी को लेकर एक ड्राफ्ट बनाया था, और जब ड्राफ्टिंग कमेटी बना तो उनको इन्होंने सौंप दिया, और इसी में मॉडिफिकेशन करके ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखा फरवरी 1948 में। ये ओपन था, मतलब सबके लिए ओपन था अपने सजेशन देने के लिए। तो फिर जो भी सजेशंस आए उसके बेसिस में सेकंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया अक्टूबर 1948 में, और थर्ड और फाइनल ड्राफ्ट आया लगभग 4 नवंबर 1948। तो 3 ड्राफ्ट आए। पहला ड्राफ्ट आया जो रिकमेंडेशन आए, फिर दूसरा बना,
दूसरा जो फिर जो रिकमेंडेशन आए उसके हिसाब से फिर फाइनल ड्राफ्ट आया। अब 3 रीडिंग्स हुए। सबसे कन्फ्यूजन इसी बात में होता है कि रीडिंग क्या है इसमें। रीडिंग का मतलब क्या, फाइनल ड्राफ्ट आ गया, अब हम इसे पढ़ेंगे और फिर इसमें चेंजेस करेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि सरसरी निगाहों से देख लिया गया, हाँ भाई मोटा मोटी इसमें है क्या। तो फर्स्ट रीडिंग हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर तक, 5 दिन हुआ। तो जनरल डिस्कशन हुआ इस दौरान। एक्चुअल जो डिस्कशन हुआ, एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे सामने उभर के आया वो बना सेकंड रीडिंग में, जो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक ये सेकंड रीडिंग चली। क्लॉज बाय क्लॉज बातें डिस्कशन हुए, डिबेट हुआ, वोटिंग हुई और डिसीजंस लिए गए। और जो थर्ड रीडिंग है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हुई और 26 नवंबर को फाइनल तक चली। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वोटिंग हुई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। 299 मेंबर्स थे और उस दिन लगभग 284 मेंबर्स आए हुए थे। तो उन्होंने 284 मेंबर्स ने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर सिग्नेचर किए। इस दौरान बारिश भी हो रही थी, तो ये काफ़ी शुभ माना गया कि सब अच्छा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो देखने को मिली। इसके साथ ही आपने एक और जो थोड़ा सा जीके की चीज़ है वो याद रखना है कि जैसे एडवाइज़र थे BN राव, सेक्रेटरी थे HVR अयंगर, ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। ड्राफ्ट्समैन का क्या मतलब है, मतलब जो भी बातें कही जा रही उस भाषा देनी है। मतलब मैंने कुछ कहा, ठीक है, उसको एक लीगल भाषा देनी है, वो काम कर रहे थे SN मुखर्जी। लिखने का काम कर रहे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने ही लिखा है, इंग्लिश जो वर्जन है। हिंदी वाले वर्जन को लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्यूटीफाई, सुंदर किया है। आप देखेंगे थोड़ा डेकोरेशन प्रेम्बल्स में भी देखने को मिलता है। तो ये किया है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी हेल्प की, या आप कह सकते हैं उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और सामने आया। और मुझे लगता है लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट है मैंने सब कवर कर ही लिया है। और अगर कुछ रह भी गया हो तो आप बता देना, मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। तो लगभग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द उसको एड्रेस करूँ और आपको आंसर करूँ। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हमारे एफर्ट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पसंद आ रहा तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मुझे लगता है कि मैं कहीं भी अगर आपकी हेल्प कर पा रहा हूँगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।